हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अधिराज एजुकेशन में। आज का हमारा टॉपिक है क्रेडिट मैनेजमेंट, जिसे हम रिसीवेबल मैनेजमेंट के नाम से भी जानते हैं, जो BAF सेमेस्टर 5 सब्जेक्ट है फाइनेंशियल मैनेजमेंट में पढ़ाया जाता है। ओके, सो इनिशियल फेज में देखो, क्रेडिट मैनेजमेंट बहुत ही आसान टॉपिक है समझने के लिए भी और समझाने के लिए भी। ओके, ये पूरा फॉर्मेट बेस्ड चैप्टर है। ओके, सो इनिशियल फेज में हम देखेंगे क्रेडिट मैनेजमेंट होता क्या है। So credit management is a crucial aspect of financial management that focuses on process of extending credit to customers, setting payment terms, recovering debt, and ensuring compliance with the company credit policies. The main objective of credit management is to maximize the sales and profitability while minimizing the risk associated with the providing credit. सो ये पर्टिकुलर पॉइंट पढ़ के हमें इतना तो क्लियर हो गया है कि क्रेडिट मैनेजमेंट इज अ मैनेजमेंट ऑफ क्रेडिट से which involve management of credit policies which is directly affect the sales and profit of the organization. अब ये क्रेडिट पॉलिसीज क्या होती है, सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा। सो इन सिंपल वर्ड अगर देखेंगे यहाँ पे देखो, credit policy means set of guidelines and rules that company or financial institution establishes to manage the extension of credit to its customer or client. तो यहाँ पे एक पॉइंट क्लियर हो गया है, credit management is totally depend upon the credit policies which is implemented by the organization. अब credit policy क्या है, तो इन सिंपल वर्ड में देखेंगे तो credit policy is just like a rules and regulation which is imposed by organization to its customer while providing a credit to its customer. ओके, सो एट इनिशियल स्टेज पे आपको इतना समझना है कि जैसे आप किसी कस्टमर्स को क्रेडिट अलाउ कर रहे हो तो देयर आर सम टर्म्स एंड कंडीशन आप रख रहे हो। तो क्रेडिट पॉलिसीज में टर्म्स एंड कंडीशंस ये होते हैं जो आप कस्टमर्स को अलाउ करते हैं, ऑन दैट बेसिस यू आर गिविंग द क्रेडिट टू देम। ओके, सो क्रेडिट पॉलिसी में और कौन से कंपोनेंट्स आते हैं, तो सबसे इंपॉर्टेंट सबसे पहला कंपोनेंट है वो है क्रेडिट पीरियड। ओके, ये सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है क्रेडिट पॉलिसी का, क्योंकि क्रेडिट पीरियड ही डिसाइड करेगा आपका कि आपको कितने टाइम का उनको क्रेडिट पीरियड अलाउ करना है। ओके, अभी क्रेडिट पीरियड अगर कम होगा तो देखो यहाँ पे there are two type of possibilities। अगर आपका क्रेडिट पीरियड कम है तो डेफिनेटली सेल्स कम हो सकता है, प्रॉफिट कम हो सकता है, और इसका इनडायरेक्ट इफेक्ट ये भी हो सकता है कि आपका बैड डेट्स भी कम हो सकता है। लेकिन अगर आपका क्रेडिट पीरियड ज्यादा है तो आपका सेल्स भी इंक्रीज हो सकता है, आपका बैड डेट्स भी इंक्रीज हो सकता है, और मे बी आपका प्रॉफिटेबिलिटी भी इंक्रीज हो सकता है। ओके, नाउ सेकंड पॉइंट है क्रेडिट स्टैंडर्ड। अभी क्रेडिट स्टैंडर्ड में क्या लिखा है, द क्राइटेरिया यूज्ड टू डिटरमाइन व्हिच कस्टमर्स आर एलिजिबल फॉर क्रेडिट। अभी ये पॉइंट क्या आ रहा है, सो क्रेडिट कस्टमर्स क्या इंडिकेट कर रहा है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है क्रेडिट स्टैंडर्ड। अभी यहाँ पे बेसिकली मेंशन किया है द क्राइटेरिया यूज्ड टू डिटरमाइन द व्हिच कस्टमर्स आर एलिजिबल फॉर क्रेडिट। तो देखो यहाँ पे और एक पॉइंट यहाँ पे ये आ रहा है कि आप किसी भी कस्टमर्स को क्रेडिट अलाउ नहीं करेंगे। मतलब कोई नया कस्टमर आपके पास आ रहा है और आपको बोल रहा है कि हमें गुड्स क्रेडिट पे चाहिए, तो आप उसे क्रेडिट पे गुड्स देंगे नहीं। आपने भी कुछ ना कुछ स्टैंडर्ड एक फॉर्मेट बना के रखा होगा कि किस कस्टमर को कितना क्रेडिट अलाउ करना है। हर कस्टमर को सेम क्रेडिट पॉलिसी इंप्लीमेंट नहीं कर सकते, हर कस्टमर्स का क्रेडिट पॉइंट ऑफ व्यू, क्रेडिट देने का पॉइंट ऑफ व्यू अलग अलग होगा। ओके, नाउ नेक्स्ट आता है डिस्काउंट पॉलिसी। नाउ व्हाट इज इंडिकेट, दे इंडिकेट द इंसेंटिव ऑफर फॉर अर्ली पेमेंट। ओके, पॉइंट एकदम सिंपल है, डिस्काउंट पॉलिसी जितना कस्टमर्स को आप डिस्काउंट दोगे उतना ही जल्दी आपको पेमेंट मिलेगा। अभी क्रेडिट पॉलिसी में ये कैसे यूज होता है, सपोज मान लो किसी कस्टमर्स को आपने 30 डेज का 45 डेज का क्रेडिट पीरियड अलाउ किया, ओके, एंड एट दैट टाइम आप उसी कस्टमर्स को बोलते हो अगर आप मुझे 10 दिन में पेमेंट कर रहे हो, जो मैंने आपको 30 और 45 डेज का जो क्रेडिट पीरियड अलाउ किया है, उसके अलावा अगर आप मुझे अगले 10 दिन में या फिर विद इन 10 डेज में अगर आप मुझे पेमेंट करते हो तो एटलीस्ट मैं आपको 1%, 2%, 5% का डिस्काउंट दे सकता हूँ। सो एट दैट टाइम you will get the payment earlier, but question is that you will offering a discount, it is expense for you, it is loss for you. It is also part considered in discount policy.
जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कलेक्शन पॉलिसी, व्हाट इट से द प्रोसीजर फॉर मैनेजिंग ओवरड्यू अकाउंट्स। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये होता है कि प्रोसीजर फॉलो टू कलेक्ट अकाउंट रिसीवेबल आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ द क्रेडिट पीरियड। आपका एक्सपायरी क्रेडिट पीरियड होने के बाद भी अगर किसी कस्टमर्स ने आपको अगर पेमेंट नहीं किया, so at that time which collections policy you have taken। so इसमें बेसिकली क्या क्या आता है? रिमाइंडर लेटर टू कस्टमर्स, सेकेंडली आता है टेलीफोन कॉल, देन पर्सनल विजिट, देन नेक्स्ट आता है कलेक्टिंग हेल्प ऑफ कलेक्ट, नेक्स्ट आता है टेकिंग हेल्प ऑफ कलेक्शन एजेंसीज, एंड देन आता है लीगल एक्शंस। ओके, दिस आर द पॉइंट्स कम्स अंडर कलेक्शन पॉलिसीज। अभी जैसे मैंने पहले कहा था क्रेडिट पॉलिसी या क्रेडिट मैनेजमेंट जो टॉपिक है हमारा, ये बहुत सिंपल है और पूरा फॉर्मेट बेस्ड चैप्टर है। ओके, सो क्रेडिट पॉलिसी इवैल्यूएशन करने की कुछ टेक्निक्स है, स्पेसिफिक फॉर्मेट है जो हम लोग आगे आने वाले स्लाइड्स में देखने वाले हैं। अब हम देखेंगे इवैल्यूएशन ऑफ क्रेडिट पॉलिसीज। जैसे मैंने पहले भी कहा था कि इवैल्यूएशन ऑफ क्रेडिट पॉलिसी का एक स्पेसिफिक फॉर्मेट है। ये चैप्टर एक पूरा फॉर्मेट बेस्ड चैप्टर है। ओके, आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी सम्स हो, इस फॉर्मेट के बाहर उसका सोल्यूशन नहीं है। ओके, जो भी आपको सोल्यूशन मिलेगा इस फॉर्मेट के अंदर ही मिलेगा और इस फॉर्मेट को समझना भी बहुत इजी है। सबसे पहले देखेंगे, देखो फॉर्मेट में 3 कॉलम स्पेसिफिकली लिखे हैं हमने। फर्स्ट वन है पर्टिकुलर, दूसरा है प्रेजेंट पॉलिसी एंड तीसरा है प्रपोज्ड पॉलिसी। नाउ प्रेजेंट पॉलिसी क्या है? सो प्रेजेंट पॉलिसी वो पॉलिसी है जो कंपनी राइट नाउ फिलहाल वो पॉलिसी इम्प्लीमेंट कर रही है, इम्प्लीमेंटेड है और वो पॉलिसी फॉलो कर रही है। ओके, एंड प्रपोज्ड पॉलिसी मींस मतलब, इसका मतलब ये होता है कि कंपनी ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंट पॉलिसी और 2, 3, 4 पॉलिसी फ्रेम कर रही है, जिसकी वजह से कंपनी ये चाहती है कि हमारा सेल्स भी बढ़े और हमारा प्रॉफिट भी बढ़े। ओके, तो जब भी हम कंपनी न्यू पॉलिसीज फ्रेम करती है तो उसका बेस क्या रहता है? आपका प्रेजेंट पॉलिसी। आपको यहाँ पे कुछ भी नहीं करना है। फाइनल आंसर क्या लिखा है आपका? पॉलिसी बेनिफिट, प्रपोज्ड पॉलिसी माइनस प्रेजेंट पॉलिसी। इसका मतलब क्या है? जो भी आपकी प्रेजेंट पॉलिसी है उसे प्रपोज्ड पॉलिसी के साथ क्या करना है? आपको कंपेयर करना है। ओके, अगर प्रपोज्ड पॉलिसी जो अभी तक इम्प्लीमेंट हुई नहीं है, हम लोग करने की सोच रहे हैं, अगर उसका आपका अगर पॉलिसी बेनिफिट पॉजिटिव में है तो आप प्रेजेंट पॉलिसी को डिसकंटिन्यू करके प्रपोज्ड पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने के बारे में सोचेंगे। ओके, अभी रही बात प्रपोज्ड पॉलिसीज की, तो प्रपोज्ड पॉलिसी इट नॉट ऑलवेज वन, इट शुड बी, it may be 1, it may be 2, it may be 3, it may be 4, it may be 5, it may be 6. It depends on the condition of the cell, great cell of the organization. Okay, now at right now इवैल्यूएशन ऑफ क्रेडिट पॉलिसी फॉर्मेट में यहाँ पे 2 फैक्टर इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले लिखा है आपने एक्सपेक्टेड प्रॉफिट, जैसे कि अभी आप देख सकते हो सबसे पहला फॉर्मेट अपना क्या था? एक्सपेक्टेड प्रॉफिट। ओके, अभी इस एक्सपेक्टेड प्रॉफिट के साथ आपको क्या निकालना है? एक्सपेक्टेड कॉस्ट। देन यू विल गेट नेट बेनिफिट। तो नेट बेनिफिट कैसे मिलेगा आपको? एक्सपेक्टेड प्रॉफिट माइनस एक्सपेक्टेड कॉस्ट, यू विल गेट अ नेट बेनिफिट। और लास्ट वन है आपका पॉलिसी बेनिफिट। ओके, नाउ एट इनिशियल स्टेज एक्सपेक्टेड प्रॉफिट कैसे निकालना? बहुत ही सिंपल स्टेप्स है। सबसे पहले आपको क्या चाहिए? सेल्स चाहिए। क्या चाहिए? सेल्स, जो आपको स्पेसिफिकली सम में 99% केस में क्या होगा? गिवन होगा। क्या होगा? गिवन होगा। नाउ सेकेंडरी हमारा पॉइंट क्या था? टोटल वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट मींस चेंजेबल कॉस्ट, फ्लेक्सिबल कॉस्ट विच इज वेरी विद द सेल्स। जैसे आपका सेल्स बढ़ेगा वेरिएबल कॉस्ट बढ़ेगा, सेल्स कम होगा वेरिएबल कॉस्ट कम होगा। ओके, देन आपको क्या निकलना है? कंट्रीब्यूशन। ओके, क्या निकालना है आपको? कंट्रीब्यूशन। तो कंट्रीब्यूशन निकालने के लिए आपका फॉर्मूला सिंपल है, 1 minus 2 means sales minus variable cost, we will get the contribution. Now next one is what? Fixed cost. Next one is what? Fixed cost. अभी देखो यहाँ पे और एक पॉइंट यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। फिक्स कॉस्ट आपको सब में या किसी प्रॉब्लम, किसी प्रॉब्लम में दिया होगा तो ठीक है, नहीं दिया होगा तो भी ठीक है। अगर दिया होगा तो हम अमाउंट लिखेंगे, नहीं दिया होगा तो आप पे
डैश करके आगे निकलेंगे। ओके, अगर आप पैसिव फॉर्मेट फॉलो करते हो तो। लेकिन और एक बात इंपॉर्टेंट है, अगर आपको पैसिव फॉर्मेट में ओके कंट्रीब्यूशन के बाद अगर आपको फिक्स कॉस्ट अवेलेबल नहीं है ओके, तो कंट्रीब्यूशन ही आपका क्या होने वाला है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट। कंट्रीब्यूशन इज कंसिडर्ड एज अ ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ओके, नाउ आफ्टर ऑपरेटिंग प्रॉफिट you will get प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अभी प्रॉफिट बिफोर टैक्स किससे निकालेंगे? सो ऑपरेटिंग प्रॉफिट के बाद आपको ऑपरेटिंग प्रॉफिट में से क्या क्या लिस्ट करना है? सबसे पहले लिस्ट करना है बैड डेट्स और दूसरा लिस्ट करना है एक्सपेंसेस। अभी बैड डेट्स प्रोबेबिलिटी 99% केस में 90% प्रॉब्लम में आपको ये बैड डेट्स भी गिवन होगा। ओके, प्रोबेबिलिटी ऑफ क्वेश्चंस में बैड डेट्स का होगा, गिवन होगा, but expenses is not always given. Okay, expenses is not always given. expenses में क्या आता है? जैसे कि हमने देखा था ना कंपोनेंट ऑफ क्रेडिट पॉलिसी में, जो हमने कंपोनेंट पढ़े थे लास्ट लेक्चर में। सो कंपोनेंट ऑफ क्रेडिट पॉलिसी में एक पार्ट था डिस्काउंट पॉलिसी एंड कलेक्शन पॉलिसी। तो डिस्काउंट पॉलिसी मतलब क्या? अगर आप किसी कस्टमर्स को स्पेसिफिकली क्या दे रहे हो, डिस्काउंट दे रहे हो, तो आपके लिए लॉस है या आपके लिए एक्सपेंसेस है। वो एक्सपेंसेस यहाँ पे हम क्या करेंगे, कंसिडर करने वाले हैं। ओके, तो क्या था वो, डिस्काउंट। ओके, और दूसरा इंपॉर्टेंट चीज क्या था इसके बाद, क्रेडिट पॉलिसी में जो भी एक्सपेंसेस रिलेटेड टू कैश कलेक्शन आफ्टर एक्सपायरी ऑफ रिसीवेबल्स, मतलब आपको एक क्रेडिट पीरियड अलाउ किया था, उस क्रेडिट पीरियड को खत्म होने के बाद भी अगर कस्टमर आपको पे नहीं करता है तो उसके बाद जो भी एफर्ट्स कलेक्शन पॉलिसी में लिए जाते हैं उसके लिए भी एक्सपेंस आते हैं। वो एक्सपेंस भी आपके लिए एज अ लॉस के बराबर है, तो एक्सपेंसेस वो यहाँ पे रिकॉर्ड होने वाला है। देन आफ्टर ऑपरेटिंग प्रॉफिट यू विल गेट द प्रॉफिट बिफोर टैक्स। तो फॉर्मूला सिंपल है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट minus bad debts minus expenses you will get the profit before tax. नेक्स्ट वन है टैक्स। अगर आपको सम में टैक्स गिवन है तो आपको टैक्स मेंशन करना है। अगर आपको टैक्स गिवन है तो आपको टैक्स मेंशन करना है। अगर आपको टैक्स मेंशन नहीं है सो योर प्रॉफिट बिफोर टैक्स बिकम प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। मतलब पॉइंट सिंपल है, अगर आपके पास टैक्स अवेलेबल ही नहीं है ओके, टैक्स दिया ही नहीं है, सो प्रॉफिट बिफोर टैक्स इज कंसिडर्ड एज अ प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। पॉइंट सिंपल है। ये था अपना एक्सपेक्टेड प्रॉफिट। अब हम देखेंगे एक्सपेक्टेड कॉस्ट। ओके, ये भी हमारा पॉइंट उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना हमारा एक्सपेक्टेड प्रॉफिट है। सो एक्सपेक्टेड कॉस्ट में क्या क्या पॉइंट्स दिए हमें पहले वो देखेंगे। सबसे पहला पॉइंट था अपना इन्वेस्टमेंट इन अकाउंट रिसीवेबल। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है और सबसे ज्यादा कंफ्यूजन करने वाला भी पॉइंट यही होता है स्टूडेंट्स के लिए। तो क्या होता है इन्वेस्टमेंट इन अकाउंट रिसीवेबल? देखो, अगर आपको स्पेसिफिकली सम में किसी भी प्रॉब्लम जो भी सम सॉल्व करने वाले जो भी प्रॉब्लम सॉल्व करने वाला हो, अगर उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम में, मैं यहाँ पे एक बार अगेन रिपीट करता हूँ, अगर आप जो भी सम सॉल्व करने वाले हो, जो भी प्रॉब्लम सॉल्व करने वाला हो, अगर उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम में आपको वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट दोनों भी चीजें आपको अवेलेबल चाहिए। क्या होना चाहिए? वेरिएबल कॉस्ट एंड फिक्स कॉस्ट। फिर से बोल रहा हूँ, आपको अगर कैलकुलेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट इन अकाउंट रिसीवेबल करना है तो आपको पर्टिकुलर सॉस में वेरिएबल कॉस्ट एंड फिक्स कॉस्ट दोनों भी अवेलेबल चाहिए। अगर दोनों में से एक ही अवेलेबल है, या तो वेरिएबल कॉस्ट है या फिर फिक्स कॉस्ट है, so at that time investment in account receivable is considered is equal to sales। आपको ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पे समझना था। इन्वेस्टमेंट इन अकाउंट रिसीवेबल में आपको क्या लेना है? फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट। ये आपका इन्वेस्टमेंट इन अकाउंट रिसीवेबल का फॉर्मूला है। लेकिन अगर दोनों में से एक भी कॉस्ट मिसिंग है, चाहे वो फिक्स कॉस्ट हो चाहे फिर वो वेरिएबल कॉस्ट हो, so at that time sales is considered as the investment in account receivable। अभी हमारा नेक्स्ट पॉइंट है नंबर्स ऑफ डेज वीक पर मंथ इन अ ईयर। अभी ये कैसे निकालना है? ओके,
जो ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ये टोटली डिपेंड होता है आपके क्रेडिट पीरियड के ऊपर। आपको जो क्रेडिट पीरियड जो अलाउ किया है पर्टिकुलर प्रॉब्लम में, पर्टिकुलर सम्स में, वो क्रेडिट पीरियड कौन से फॉर्मेट में दिया है आपको पहले ये देखना है। आपको क्रेडिट पीरियड डेज फॉर्मेट में दिया है, वीक फॉर्मेट में दिया है, या फिर मंथ फॉर्मेट में दिया है। ओके, पॉइंट क्लियर है। अगर आपका क्रेडिट पीरियड डेज फॉर्मेट में दिया है, ओके, तो मान लेते हैं आपका क्रेडिट पीरियड डेज फॉर्मेट में दिया है, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, ओके, 365 डेज कंसिडर करना है। इसके लिए नंबर्स ऑफ डेज और नंबर्स ऑफ वीक्स निकालने के लिए क्या कंटिन्यू कंसिडर करना है, 365 डेज कंसिडर करना है। वेट अ मिनट गाइस, ओके, 365 डेज कंसिडर करना है नंबर्स ऑफ डेज इन अ ईयर में। अगर अगर आपका क्रेडिट पीरियड वीक्स में अवेलेबल है तो यहाँ पे आपको कंसिडर करना है 52 वीक्स इन अ ईयर। अगर आपका क्रेडिट पीरियड मंथ में अवेलेबल है, सो नंबर्स ऑफ मंथ इन अ ईयर इज इक्वल टू 12। सो जो आपको क्रेडिट पीरियड अलाउ किया रहेगा उसी हिसाब से आपको नंबर्स ऑफ डेज लेना है, वीक्स लेना है, या फिर मंथ लेना है। अगर क्रेडिट पीरियड डेज में है और आप नंबर्स ऑफ वीक्स लेंगे तो ये आपका सम्स रॉन्ग हो जाएगा, ये भी प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो पॉइंट सिंपल रखना है, क्रेडिट पीरियड को आपको स्पेसिफिकली फॉलो करना है, दैट्स इट। ओके, नाउ हमारा फोर्थ पॉइंट है एवरेज डेटर्स। अभी ये एवरेज डेटर्स क्या पॉइंट है, उसका मैंने फॉर्मूला लिख के रखा है। तो फॉर्मूला क्या अपना 1/2 इंटू 3। अभी यहाँ पे 1 क्या है, सो 1 आपका क्या है, इन्वेस्टमेंट इन अकाउंट रिसीवेबल। 2 क्या है, नंबर्स ऑफ डेज, नंबर्स ऑफ वीक्स, नंबर्स ऑफ मंथ इन अ ईयर। एंड लास्ट वन, थर्ड वन, इट इज अ क्रेडिट पीरियड जो आपको स्पेसिफिकली उस पर्टिकुलर सम्स या प्रॉब्लम्स में दिया होगा। सो एवरेज डेटर निकालने का फॉर्मूला सिंपल है, एवरेज डेटर इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट इन अकाउंट रिसीवेबल अपॉन नंबर्स ऑफ डेज, वीक और मंथ इन अ ईयर इनटू क्रेडिट पीरियड मल्टीप्लाई बाय क्रेडिट पीरियड। ओके, नाउ नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा कॉस्ट इन परसेंटेज, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इन परसेंटेज। अभी ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है, ओके, सबसे पहले ये समझना इंपॉर्टेंट है कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होता गया है, ये यहाँ पे क्यों हम लोग यहाँ पे लगाते हैं, यहाँ पे हम क्यों चार्ज करते हैं, बिकॉज आपका जो एक्सपेक्टेड कॉस्ट है वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के हिसाब से काउंट होने वाला है। ओके, अभी यहाँ पे देखते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब क्या है। सपोज फॉर एग्जाम्पल जो भी एक्सपेक्टेड प्रॉफिट जो हमारा है, ओके, तो ये प्रॉफिट गेन करने के लिए हमने कितना इन्वेस्टमेंट किया, राइट, ये प्रॉफिट गेन करने के लिए हमने कितना इन्वेस्टमेंट किया। तो हमारा इन्वेस्टमेंट क्या होगा यहाँ पे, एक होगा वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स कॉस्ट। ये पॉइंट यहाँ पे सिंपल हो गया, इन्वेस्टमेंट इन अकाउंट रिसीवेबल ये अपना इन्वेस्टमेंट है। ओके, तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या बोलता है, जो मैंने इन्वेस्टमेंट इस पर्टिकुलर प्रॉफिट को गेन करने के लिए लगाया है, वही इन्वेस्टमेंट अगर मैं किसी और जगह पे इन्वेस्टमेंट करता तो मुझे वहां पे मिनिमम कितना रेट ऑफ रिटर्न मिलता। जो मुझे मिला है या नहीं वो बाद में की बात है, लेकिन पॉइंट क्या आ रहा है यहाँ पे, अगर मैं यही इन्वेस्टमेंट किसी और प्रोजेक्ट में लगाता तो मुझे वहां पे मिनिमम कितना रेट ऑफ रिटर्न मिलता। ओके, वो आपके लिए होगा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, क्योंकि आपको उतना मिला है नहीं मिला है तो आप उसे कॉस्ट कंसिडर करेंगे, क्योंकि आपने वो इन्वेस्टमेंट यहाँ पे लगाया प्रॉफिट गेन करने के लिए। ओके, तो कोई टेंशन लेने की बात नहीं है, ये भी आपको सब में क्या होगा, अवेलेबल रहेगा, मतलब ये भी आपको क्या रहेगा, सब में गिवन रहेगा, यहाँ पे भी आपको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। अभी हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या है, कॉस्ट इन रुपीज। ओके, अभी ये पॉइंट यहाँ पे पॉइंट और एक क्लियर कर रहा है, कॉस्ट इन रुपीज का मैंने पर्टिकुलर फॉर्मेट लिखा है 4 × 5। 4 आपका क्या है, एवरेज डेटर्स, एंड 5 आपका क्या है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ओके, तो यहाँ पे एक पॉइंट सिंपल हो गया। सपोज मान लेते हैं यहाँ पे आपका एवरेज डेटर्स का आंसर आया है 1 लाख और आपका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है 10%। सो कॉस्ट इन रुपीज यू विल गेट 10,000। Okay, so third point is net benefit
फॉर्मूला मैंने यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया है नेट बेनिफिट का ए माइनस बी। अभी यहाँ पे ए क्या है, एक्सपेक्टेड प्रॉफिट, बी क्या है, एक्सपेक्टेड कॉस्ट। ओके, सो नेट बेनिफिट ए माइनस बी, जो भी आपका आंसर रहेगा उसे आपको कंपेयर करना है विद प्रपोज्ड पॉलिसी एंड प्रेजेंट पॉलिसी। दोनों में कंपैरिजन होने वाला है और जो दोनों का कंपैरिजन निकलेगा, मे बी पॉजिटिव निकले मे बी नेगेटिव निकले, उसे हम लोग बोलेंगे पॉलिसी बेनिफिट। क्या बोलेंगे उसे हम लोग, पॉलिसी बेनिफिट। फिर पॉलिसी बेनिफिट निकालने का फॉर्मूला क्या है, प्रेजेंट पॉलिसी माइनस सॉरी प्रपोज्ड पॉलिसी माइनस प्रेजेंट पॉलिसी। ओके, पॉलिसी बेनिफिट निकालने का फॉर्मूला क्या है अपना, प्रपोज्ड पॉलिसी माइनस प्रेजेंट पॉलिसी। चलो मान लेते हैं यहाँ पे अपने पास 16,000 प्रॉफिट अवेलेबल है इन प्रेजेंट पॉलिसी। ओके, एंड सेकेंड केस प्रपोज्ड पॉलिसी में हमारा 17,000 का प्रॉफिट अवेलेबल है। नाउ एज पर द रूल बेनिफिट पॉलिसी बेनिफिट कैसे निकालेंगे, प्रपोज्ड पॉलिसी माइनस प्रेजेंट पॉलिसी। सो प्रपोज्ड पॉलिसी 27,000 माइनस प्रेजेंट पॉलिसी 16,000, आपका डिफरेंस आएगा 11,000। ओके, इसका मतलब क्या है कि प्रपोज्ड पॉलिसी में आपका प्रॉफिट मे बी 11,000 से बढ़ सकता है। तो इसके ऊपर आपका कमेंट क्या रहेगा, डेफिनेटली आप क्या करोगे, प्रेजेंट पॉलिसी को डिसकंटिन्यू करके प्रपोज्ड पॉलिसी को आप क्या करोगे, कंटिन्यू करोगे। दैट्स इट, इतना सिंपल आपका क्रेडिट मैनेजमेंट का टॉपिक है। जितने भी सम्स रहेंगे, जितनी प्रॉब्लम्स रहेंगे, इस पर्टिकुलर फॉर्मेट्स के बाहर नहीं रहेंगे। आपको बस इतना ही समझना था। यहाँ पे अगर आपको इस पर्टिकुलर फॉर्मेट को अगर डिटेल में पढ़ना है या डिटेल में देखना है तो हम लोग अगले साइड में देखेंगे, क्योंकि यहाँ पे मैंने क्लियरली मेंशन किया है। ओके, कभी कभी किसी को फॉर्मेट याद नहीं रहता तो आप कम से कम एटलीस्ट बेसिक स्टेप्स को देख सकते हो। ओके, तो यहाँ पे देखो कंट्रीब्यूशन लिखा है, तो कंट्रीब्यूशन कैसे मिलेगा, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट। ओके, अभी मैं यहाँ पे एक पॉइंट बोलता हूँ, अगर सपोज सम में वेरिएबल कॉस्ट अवेलेबल नहीं है, सम में वेरिएबल कॉस्ट अवेलेबल नहीं है, तो एट दैट टाइम योर कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू सेल्स और सेल्स इज इक्वल टू योर कंट्रीब्यूशन। ओके, नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज ऑपरेटिंग प्रॉफिट। अभी आपको ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैसे मिलेगा, कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट। लेकिन यहाँ पे भी एक पॉसिबिलिटी है, अगर आपके पास फिक्स कॉस्ट अवेलेबल नहीं है, so at that time your contribution considered as a operating profit or operating profit considered as a contribution. Okay, now next one, profit before tax format simple है, operating profit minus bad debts plus expenses to cash collection, जो हमने पहले वाले फॉर्मेट में भी देखे। ओके, नाउ नेक्स्ट वन, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। देयर आर नंबर्स ऑफ सम्स जिसमें टैक्स क्या है, अब्सेंट है। देयर आर फ्यू सम जिसमें टैक्स अवेलेबल है, लेकिन नंबर्स ऑफ सम्स में, नंबर्स ऑफ प्रॉब्लम्स में टैक्स अब्सेंट है। ओके, तो एट दैट टाइम योर प्रॉफिट बिफोर टैक्स इज इक्वल टू प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ये था अपना एक्सपेक्टेड प्रॉफिट का फॉर्मेट। नाउ अगर उसके नीचे देखेंगे तो इन्वेस्टमेंट इन अकाउंट रिसीवेबल, मैंने वहां पे भी क्लियर किया था, यहाँ पे भी क्लियर कर रहा हूँ। अगर आपको स्पेसिफिकली सम में किसी प्रॉब्लम में वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स कॉस्ट अवेलेबल, दोनों भी कॉस्ट अवेलेबल है, सो एट दैट टाइम योर इन्वेस्टमेंट इन अकाउंट रिसीवेबल इज इक्वल टू वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स कॉस्ट। लेकिन अगर अगर दोनों में से कोई भी एक अवेलेबल नहीं है, दोनों में से कोई भी अवेलेबल नहीं है, तो एट that time your sale price is considered as a investment in account receivable। ये सबसे important point है, यहाँ पे आपको समझना है। ओके, नाउ एवरेज डेटर्स, जैसे मैंने वहाँ पे फॉर्मूला लिखा था 1/2 into 3, तो वहाँ पे 1 क्या था, इन्वेस्टमेंट इन अकाउंट रिसीवेबल, 2 क्या था, नंबर्स ऑफ डेज, मंथ और वीक इन अ ईयर, एंड 3 क्या था अपना क्रेडिट पीरियड। तो पॉइंट सिंपल है, एवरेज डेटर्स इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट इन अकाउंट रिसीवेबल, numbers of days or month or week in a year into credit period। so इतना सिंपल ये टॉपिक है। अगर आप इसे ठीक से पढ़ोगे, जो इसके ऊपर आप ठीक से स्टडी करोगे, तो आपको ये चैप्टर बिल्कुल भी हार्ड नहीं लगेगा, बहुत इजी टॉपिक है। अगर आपको इस पर्टिकुलर पॉइंट में कहीं भी प्रॉब्लम लग रहा है या फिर कोई भी डाउट्स है, तो आप कमेंट कर सकते हो।
आंसर मैं दे दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में इसी चैप्टर के प्रैक्टिकल प्रॉब्लम के साथ। अगर पसंद आए तो लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब करो। थैंक यू।